once again welcome back to my channel. My name is Navya, and in this video we will continue our unit number 3 from the modern Indian political thought, and this is going to be the B.R. Ambedkar. And in this unit we will study about the thoughts of the Ambedkar according to the modern Indian political thought, that what are his thoughts to change the or to reform the British India or to change the cultural practices in India. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. सो सबसे पहले हम इनकी बायोग्राफी पे आते थोड़ा सा कि अम्बेडकर का जो फुल नाम था वो बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर था. ही वॉज एन इन्फ्लुएंशियल इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे, इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं. इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में इंडिया में हुआ था. ठीक है, एक दलित फैमिली में हुआ था और विच वॉज हिस्टोरिकली जो मार्जिनलाइज इन द इंडियन कास्ट सिस्टम, क्योंकि जो SC ST होते हैं इनको मार्जिनलाइज पीपल बोला जाता है. और मतलब बहुत ही मार्जिन पे जो लोग होते हैं ना, उस तरीके से हमारे SC और STs को बोला जाता था. नेक्स्टली हमारा ये आता है कि अम्बेडकर ने अपने टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा कास्ट डिफरेंसेस और डिस्क्रिमिनेशन उनको देखने को मिला है. ठीक है, चाइल्डहुड से ही उनके साथ बहुत इस तरीके की चीज़ें हुई है. चाहे वो चाइल्डहुड की बात कर लूँ मैं, चाहे एजुकेशन की बात कर लूँ, यहाँ तक कि उनके स्कूल में भी उनके साथ सही तरीके से बिहेव नहीं किया जाता था. ठीक है, इन सब के अलावा एकेडमिकली इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप अर्न करी. इसकी भी एक पीछे एक स्टोरी है कि जो आपके अम्बेडकर जी थे, ये जब स्कूल कॉलेजेस के अंदर पढ़ते थे तो वहाँ पर एक व्यक्ति थे इनके टीचर जो जिन्होंने देखा कि ये मतलब ये एक बहुत आइडियल बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, तो उन्होंने फिर आगे नेशनल कांग्रेस से इनकी बात करवाई, फिर इनको स्कॉलरशिप दिलवाई कि भाई ये आगे जाकर दूसरे देश में पढ़े. ठीक है, SC होने के बावजूद भी फिर वो गए बाहर. जब वो जाते हैं तो फिर वो अपनी फर्दर स्टडीज़ करते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी से. ठीक है, एंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से फिर ये अपनी हायर स्टडीज़ करते हैं. और इनकी एजुकेशन, इनकी थिंकिंग के अंदर और इनके जो भी नेटवर्क इनका रहा है सोशल जस्टिस के ऊपर, उसको चेंज करने के लिए इनके एजुकेशन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अम्बेडकर इंट्रोडक्शन. ठीक है, अब अम्बेडकर को जाना जाता था उनके रोल के लिए इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हम सबको पता है दैट हु इज़ द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, B.R. अम्बेडकर. इनको चेयरमैन भी थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी के. ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया था. ड्राफ्ट समझते एक ऐसी कॉपी की जिसके अंदर इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन हमें बनाना है. जैसे हम लोग कभी कभार व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के उसको सेंड करने से पहले ही छोड़ देते हैं तो वो ड्राफ्ट बन जाता है, तो उसी तरीके से. सो ही एडवोकेटेड फॉर द राइट्स ऑफ दलित. इन्होंने, जैसा कि अभी तक आपने पढ़ा कि ये खुद दलित थे. ठीक है, एक बहुत ही पुअर फैमिली में ये बिलोंग करते थे, मध्य प्रदेश जिले के थे क्योंकि. ठीक है, तो ये बहुत ही मार्जिनलाइज फैमिली से बिलोंग करते थे. तो इन्होंने अपनी लाइफ टाइम पे जो इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ या इनके साथ जो इनजस्टिस हुआ, मतलब इन्होंने खुद को इतना काबिल बनाया कि भाई आगे आने वाले जो भी लोग हैं उनके साथ ये ना हो. तो इसके लिए इन्होंने दलित्स के लिए और जो अदर मार्जिनलाइज वर्कर हैं उनके लिए बहुत ही मेहनत से अपना काम करा, उनको उन कम्युनिटीज़ को जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए और इक्वालिटी देने के लिए. ठीक है, तो इसी के चलते इन्होंने रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया भी बनाई है. ये लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम पे. बट जैसा कि मैं बताऊँ तो ये वॉज अ क्रिटिक ऑफ हिंदुज़म. ये हिंदुज़म के क्रिटिक थे. क्रिटिक का मतलब है आलोचक थे. बिकॉज इनका मानना ये था कि भगवान एक होना चाहिए, क्योंकि अगर अलग अलग रिलीजन में उसमें बांटेंगे तो वो जातियों में बांटता. और क्योंकि जाति सिस्टम से ही निकल कर ही आए थे और इन्हें पता था कि किस तरीके से जातियों के अंदर डिवीज़न देखने को मिलता है. तो दैट्स वाई ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ हिंदुज़म एंड लेटर हिमसेल्फ ही इन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट भी कर लिया था. क्योंकि बुद्धिज़्म में ऐसा माना जाता है कि एक ही गॉड होते हैं हमारे. ठीक है, और मतलब होते तो उनमें काफ़ी सारे प्रकार होते हैं, बट बुद्धा जी होते हैं हमारे मेन. तो ये चीज़ इन्होंने ध्यान रखी. ठीक है, 1956 के अंदर ये बुद्धिज़्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और अकेले नहीं, अपने बहुत सारे फॉलोवर्स के साथ. ठीक है, और ये ऐसा ये इसलिए नहीं चाहते कि भाई हिंदुज़्म बुरा है. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब क्रिटिक तो वो थे, हाँ, कहीं ना कहीं इस पे कोई दो राय नहीं है. येस, ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ हिंदुज़्म, बट वो उन्होंने बुद्धिज़्म को इसलिए अपनाया था क्योंकि वो कास्ट सिस्टम जो है ना
उसको रिजेक्ट करना चाहते थे। वो लोगों को ये बताना चाहते थे कि जो कास्ट सिस्टम है वो सही नहीं है, ठीक है। वो लोगों को ये बताना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने हमारा हिंदुज़म को क्रिटिक मतलब कह सकते हो करा। और इसके कुछ और रीज़न भी थे कि क्रिटिक वो थे क्योंकि हिंदुज़म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मतलब यहाँ पर हैं जो मतलब इनके अकॉर्डिंग, अम्बेडकर जी के अकॉर्डिंग वो सही नहीं थी, उनको लगा होगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा जाति सिस्टम ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से सोशल हिरार्की आपस में ही लोग एक दूसरे का मतलब डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसके चलते इन्होंने स्पिरिचुअल लिबरेशन के लिए और अपने फॉलोवर्स को ये बताने के लिए कि भाई किस तरीके से मतलब हिंदुज़म को रिजेक्ट एक तरीके से करने के लिए इन्होंने क्या करा, बुद्धिज़्म को ज्वाइन करा। सो फाइनली मतलब इनकी डेथ हो जाती है 1956 में। बट इनकी लेगेसी आज के टाइम पे भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। बहुत सारे लोग अम्बेडकर की फ़ोटो लगाते हैं अपने जैसे आपने देखा होगा नेता लोग अम्बेडकर और नेहरू जी की फ़ोटो लगाते ही हैं मोस्ट ऑफ द अपने पीछे, ठीक है। कई लोग भगत सिंह की लगाते हैं अम्बेडकर के साथ, तो ये है, ठीक है। तो अम्बेडकर के थॉट क्या थे सोसाइटी और डेमोक्रेसी पर, अब हम वो जानते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बहुत अलग अलग व्यूज़ थे डेमोक्रेसी और स्टेट पर। स्पेशली अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करो तो ये चीज़ याद रखना कि वी आर स्टडिंग मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसके अंदर सिर्फ आप उन थिंकर्स के बारे में पढ़ रहे हो जिन्होंने क्या करा है, इंडिया को मॉडर्नाइज बनाया, मॉडर्न इंडिया की शुरुआत करी है अपने अपने विचारों को प्रकट करके, ठीक है। तो सोशल जस्टिस की अगर मैं बात करूँ तो अम्बेडकर का मानना ये था दैट डेमोक्रेसी शुड इंश्योर सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी फॉर ऑल पर्टिकुलर फॉर मतलब डेमोक्रेसी का मतलब इनके लिए ये था कि सभी के लिए इक्वल राइट होना चाहिए, बट स्पेशली थोड़ा जो हमारे लोअर क्लासेस है या फिर मान लो जिनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, मार्जिनलाइज पीपल हैं या SC ST कास्ट के लोग हैं, ठीक है। इनका मानना ये था कि डेमोक्रेसी होना बहुत ज़रूरी है, दैट ट्रू डेमोक्रेसी गोज बियॉन्ड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। इट मस्ट एड्रेस सोशल इनइक्वालिटीज़। ट्रू डेमोक्रेसी होनी चाहिए, अगर डेमोक्रेसी होगी तभी आप अपने राइट्स की बात कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ लगता है कि ये गलत है, अगर आपके पास डेमोक्रेसी नहीं है तो यू कांट स्पीक अबाउट इट, ठीक है। बट अगर आपके पास डेमोक्रेसी है तभी तो आपके पास राइट आएंगे। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी होना बहुत ज़रूरी है एक व्यक्ति के लिए उसके जीवन में, ठीक है। तो ये मस्ट एड्रेस करता है सोशल इनइक्वालिटीज़ को, सोशल जस्टिस के अंदर यही होता है। सेकेंडली देखो आता है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो मैं इस पर ज़्यादा डिटेल पे नहीं जा रही सोशल इनइक्वालिटी, क्योंकि इससे पहले वाली जो मैंने आपको राम मनोहर लोहिया पढ़ाया है उसके अंदर हमने सोशलिज्म ही पढ़ा है पूरा, ठीक है। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमें यही बताती है दैट ही एडवोकेट फॉर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सोशल ग्रुप, यानी कि पूरे गवर्नेंस सिस्टम के अंदर ये चाहते थे कि सभी सोशल ग्रुप्स, ठीक है, चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो, चाहे वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा रिच हो, इन सभी पीपल्स का इक्वालिटी के साथ उसके अंदर एक क्या होना चाहिए, एक मतलब समझो एक अपना वो एक कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब अगर हमें गवर्नमेंट भी बनानी है तो उसमें हर व्यक्ति को जैसे एक वोट मिला हुआ है, ठीक है, 1 वोट 1 नेशन हमारे यहाँ है ना, तो यानी कि हर व्यक्ति को एक वोट मिला हुआ है। तो ये क्या है कि इक्वालिटी जता रहा है कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो आपको लाइन में लगना ही पड़ेगा। तो अम्बेडकर एक स्ट्रॉन्ग प्रपोनेंट थे ऑफ रिजर्विंग सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो इनका मानना ये था कि जैसे आज के टाइम पे आप देखते हो ना हर जगह पर SC STs के लिए क्या किया जाता है, सीट्स को रिजर्व कर दिया जाता है। तो अम्बेडकर का मानना था कि सीट्स को रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर SC एंड STs के लिए इन लेजिस्लेचर विधायिकाओं में इनके लिए सीट्स को रिजर्व करना ज़रूरी है। तभी तो अगर हम सीट्स को रिजर्व करेंगे तभी इनकी बात सुनी जाएगी, ठीक है। ऐसे तो मेजॉरिटिज्म होता रहेगा, इसलिए इन्होंने बोला कि लेजिस्लेचर के अंदर महिलाओं के लिए और स्पेशली महिलाओं को, तो चलो महिलाओं की भी बात इन्होंने बहुत करी है वुमेन एजुकेशन को लेकर, सती प्रथा को लेकर, बट इनका बेसिकली ये मानना था कि सभी को इक्वल राइट्स मिले, ठीक है, और सबकी वॉइसेस हियर्ड हो। अब ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ मेजॉरिटिज्म। मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि भाई इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। देखो ये रहा अपना इंडिया, ये कुछ ऐसा दिखता है ना इंडिया। इंडिया हमारी डाइवर्स कंट्री है जहाँ पर आपको अलग अलग रिलीजन, अलग अलग तरीके के लोग देखने को मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं हम थोड़ा सा अपना। यस, इंडिया जो है वो देखो कैसी कंट्री है, एक इंडिया इज़ आ डाइवर्स कंट्री, ठीक है, जहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के रिलीजन देखने को मिल जाएंगे। तो हमें पता है कि हमारे यहाँ पे कल्चर अलग है,
अलग भाषा बोली जाती है, अलग फूड खाते हैं लोग, अलग कपड़े पहनते हैं लोग, अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी है। तो इस पूरी डाइवर्सिटी के अंदर हमें पता था कि पार्टीशन के बाद हमारे पास एक धर्म है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जो कि है हिंदुइज़्म। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि अगर हमें भारत को डेमोक्रेसी देनी है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर मेजॉरिटिज्म को हटाया जाए। ठीक है, इनका मानना था, ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ मेजॉरिटिज्म, यानी कि जो मेजॉरिटेरिज्म है इसके अंदर इनका मानना था कि फोकस ऑन द डेंजर ऑफ अ सिस्टम वेयर द मेजॉरिटी कैन रूल विदाउट कंसाइडरिंग द नीड ऑफ माइनॉरिटीज़, कि जहाँ पर मेजॉरिटी वाले लोग अपनी चलाए जा रहे हैं विदाउट कंसाइडरिंग द नीड ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कि माइनॉरिटीज़ की बात सुने बिना सिर्फ जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं वो अपनी ही बात में अपनी ही प्रशंसा करे जा रहे हैं। ठीक है, तो ही पॉइंटेड आउट दैट दिस कुड लीड टू द अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ स्मॉलर ग्रुप। तो उनका मानना ये था कि इस तरीके से क्या होगा, अनफेयर ट्रीटमेंट होगा ये किसके लिए, ऑफ स्मॉलर ग्रुप्स, विच गोज अगेंस्ट द ट्रू आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। देखो, जो लोग डेमोक्रेसी मानकर चल रहे हैं, अब उन्हें पता लगता है कि भाई हम एक ऐसी डेमोक्रेसी में रह रहे हैं जहाँ पर ये डेमोक्रेसी तो है, बट यहाँ पर एट दी एंड बात तो सिर्फ मेजॉरिटी वालों की सुनी जाती है। तो ये तो उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो गया ना, कि ये एक आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जा रहा है, कि हम एक ऐसी डेमोक्रेसी में रह रहे हैं कि भाई हाँ इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, बट यहाँ पे बात सिर्फ मेजॉरिटी की सुनी जा रही है, माइनॉरिटी की बातों को सुना ही नहीं जा रहा है। तो ये कैसी सोसाइटी हुई, तो ये एक अनफेयर ट्रीटमेंट हो गया डेमोक्रेसी का। ठीक है, तो अम्बेडकर का मानना था दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू हैव रूल्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ एवरीवन एंड इंश्योरिंग दैट ऑल वॉइसेस आर हियर। तो इनका मानना ये था कि हमें कुछ रूल्स होने चाहिए जो हमारी राइट्स को प्रोटेक्ट करे और ये इंश्योर करे कि सभी की आवाज़ों को सुना जाए। ठीक है, ही रिमाइंडर्स दैट अ गुड सोसाइटी, इनका मानना ये था कि गुड सोसाइटी को क्या चाहिए कि उसके अंदर सभी लोगों की बात को सुना जाए और एक भी व्यक्ति की ऐसा ना हो कि एक भी व्यक्ति की बात को ऐसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। इनका मानना यह था कि सभी लोगों की बात को सुना जाए और किसी को भी लेफ्ट आउट ना समझा जाए। ठीक है, ये इनका मेजर इनका मानना था। तो इन द एंड ही वांट अ सिस्टम दैट ब्रिंग पीपल टुगेदर। तो एट द एंड अगर मैं बात करूँ तो इनका मानना ये था कि हमें क्या करना है, बेसिकली सभी पीपल्स को साथ में लेकर आना है, मेजॉरिटरिज्म की बात नहीं करनी है, सोशल जस्टिस को प्रमोट करना है और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी देनी है लोगों को। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द थॉट्स ऑफ द अम्बेडकर। तो ये किस तरीके से, देखो दलित समाज है, काफ़ी लोग आज के टाइम पे भी अम्बेडकर की मतलब देखोगे आप इस तरीके से पूजा करते हैं। ठीक है, वो उनको एज अ गॉड मानते हैं क्योंकि वो एसटी कम्युनिटी के लिए ना इन्होंने बहुत काम करा है। ये जो आज के टाइम पे आप रिजर्वेशन देख रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से आया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, देखो फोर्थ आता है अपना आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि जो हमारे अम्बेडकर हैं इनको आर्किटेक्ट भी बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक डेमोक्रेटिक स्टेट की फाउंडेशन रखी थी कि एक स्टेट का, हमें ये तो पता था कि इंडिया को डेमोक्रेसी बनाना है, बट इंडिया को कैसी डेमोक्रेसी बनाना है ये हमें अम्बेडकर जी ने बताया। तो एक डेमोक्रेटिक स्टेट की मांग और एक डेमोक्रेटिक स्टेट का फाउंडेशन किन्होंने रखा था, हमारे अम्बेडकर जी ने रखा था। ठीक है, अगला आता देखो रूल ऑफ लॉ। ही चैम्पियन द आइडिया दैट अ डेमोक्रेटिक स्टेट मस्ट बी गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ। इनका मानना ये था कि भाई चलो डेमोक्रेसी तो बना ली, अब इसको रन कैसे करवाना है भाई, उसके लिए भी तो कुछ नियम चाहिए ना। अब वो जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक बनाओगे आप, ठीक है, तो उन्होंने इनको इतना पता था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है और एक डेमोक्रेसी होने वाली है। अब वो रूल क्या होने चाहिए, वो रूल ऑफ लॉ। ये जो वर्ड है ना रूल ऑफ लॉ, यानी कि मतलब रूल्स हो हमारे पास लॉ को चलाने के लिए, या फिर लॉ हो हमारे पास जो रूल्स के अकॉर्डिंग चले। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, कि अगर कंट्री में कुछ भी करना है तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास एक रूल होना चाहिए पूरा। तो ही चैम्पियन द आइडिया दैट अ डेमोक्रेटिक स्टेट मस्ट बी गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ। इनका मानना ये था दैट रूल इस तरीके से बनाया जाए कि वो सभी के ऊपर अप्लाई हो एंड दैट जस्टिस इज एक्सेसिबल टू ऑल, और जस्टिस जो है वो सभी को मिले। इनका मानना ये था कि रूल जो है वो सभी के लिए एक बराबर हो, चाहे वो मेजॉरिटी वाला व्यक्ति हो, चाहे वो माइनॉरिटी वाला व्यक्ति हो, या वो किसी और कल्चर को फॉलो करने वाला व्यक्ति हो। अगर वो इंडिया में रह रहा है तो उसके साथ इक्वालिटी का ही बिहेवियर होगा। अगर उसको अपने लिए कहीं पर मान लो राइट है, मतलब कुछ भी मान लो ज़मीन लेनी है उसको कहीं, या उसको अपना कोई नया बिजनेस स्टार्टअप करना है, या कुछ भी चीज़ें करनी है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपने जो राइट्स हैं उनको
उसके पास फिक्स होना चाहिए कि यस ये राइट्स हैं उसके पास, जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके DPSPs हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड कर रखी है। तो ये चीज़ें भी हमें अम्बेडकर से ही देखने को मिलती है। सिक्स्थ आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का मतलब है दैट द एज द आर्किटेक्ट थे, क्योंकि अम्बेडकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो अम्बेडकर एम्बेडेड दिस प्रिंसिपल इनटू द डॉक्यूमेंट। तो अम्बेडकर के जितने भी प्रिंसिपल मैंने आपको बताया ना कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए लोगों का, मेजोरिटिज्म नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी के साथ राइट्स भी होने चाहिए, लेजिस्लेचर के अंदर जो हमारे मार्जिनलाइज पीपल है उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। ये जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी उसके लिए उनका अम्बेडकर जी को, जो हमारे अम्बेडकर जी इनको एक फ्रेमवर्क देना था इसको। तो इन्होंने इस पूरे प्रिंसिपल को, जितने आपने पढ़े थे तो बहुत सारे, देखो हमें पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितना बड़ा है, ठीक है, इन पूरी चीज़ों को उन्होंने एक डॉक्यूमेंट में लिख दिया, जिसको क्या बोला गया, कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। तो ही डिज़ाइन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करा ताकि ये डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और इसको प्रमोट कर पाए और जस्टिस को इंश्योर कर पाए, दैट द स्टेट रिस्पेक्ट द राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये यह बताना चाहते थे कि सभी को इक्वल राइट प्राप्त है, और ये चीज़ें स्टेट्स भी मानेंगी, एक कंट्री भी मानेंगी, ठीक है, ये इनका मानना था। तो दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। सेवन देखो हमारा आता है एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब ये है कि एजुकेशन और एम्पावरमेंट के लिए जो अम्बेडकर जी थे, इन्होंने, क्योंकि ये खुद एजुकेटेड थे, इन्होंने बहुत मतलब हाँ इन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाई वगैरह करी अपनी। ऐसे एक स्टोरी है कि जब ये इंडिया में वापस आए थे ना एजुकेशन वगैरह पाकर, तो ये अपने शायद फादर जी से मिलने जा रहे थे ट्रेन में बैठ के। तो क्योंकि ये पढ़े लिखे थे और ये बाहर से पढ़ के आए थे, तो इन्होंने, इनके और इनके शायद मित्र थे या ब्रदर थे, कि एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, शायद ब्रदर थे इनके, ठीक है। तो वो साथ में ये लोग जा रहे थे और इन्होंने अच्छा खासा सूट वगैरह पहन रखा था अपना। तो जो वो होता है ना ट्रेन मास्टर जो होता है, वो इनके पास आया और वो एकदम से इनसे पूछने लग गया कि मतलब उन्होंने देखा कि भाई ये तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, अमीर घर के लग रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई आप कौन हैं, तो कास्ट पूछते थे उस टाइम पे पहले, तो इन्होंने बताया जी हम इस दलित कास्ट से हैं। तो वो ट्रेन मास्टर उनसे दूर हो गया और मतलब एक तरीके से ट्रेन के अंदर उन्हें चढ़ने नहीं दिया गया ये जानने के बाद। और ऐसे करके फिर और लोगों को ये बात पता लगी, तो फिर इनको बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने बोला कि हम रिक्शे से चले जाते हैं ना, वो रिक्शा टाइप होता है ना बैलगाड़ी। तो जब ये बैलगाड़ी से जा रहे थे ना, तो मतलब बैलगाड़ी वाले ने भी मना कर दिया, बट इनको दुगुना से तिगुना पैसा देना पड़ा, क्योंकि पैसा तो इनके पास था ना, तो तिगुना पैसा देना पड़ा, तब जाकर ये अपने पिताजी के घर पहुंचते हैं। तो दिस इज़ द सिचुएशन जो इनके साथ हुई। तो इन्होंने, इनकी एजुकेशन ही थी जो इसने इनको आगे बढ़ाया। तो इन अम्बेडकर जी का मानना यही था कि अगर आपको सोसाइटी के अंदर और खुद के अंदर भी चेंज लाना है ना, तो एजुकेशन से मतलब हाई लेवल पे कुछ नहीं हो सकता। एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा इनका मानना था, ठीक है। सो इनका मानना ये था दैट अगर आप एजुकेटेड होंगे ना, तो आप मीन्स फॉर एम्पावरिंग, अगर आप एजुकेट हो गए तो आपको समझ आएगा आप किस कंडीशन में जी रहे हो, ठीक है, आपके राइट्स क्या हैं, आपको उनकी नॉलेज होगी। देखो पता तो हमें अभी भी होता है कि क्या हमारे साथ गलत हो रहा है, बट जब आप उस लेवल पर उसके बारे में पढ़ लेते हो कि अगर हमारे साथ ये गलत होगा तो हम ये आवाज़ उठा सकते हैं, तो इस टाइम पे क्या होता है कि आपके पास नॉलेज आ जाती है और यू कैन स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। तो दिस इज़ द थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा। अब आता है एजुकेशन एम्पावरमेंट में क्या मानना था अम्बेडकर जी का, कि इन्होंने बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्थापित करे ताकि सभी लोग पढ़ पाएँ, स्पेशली फॉर SC ST के बच्चों के लिए, ठीक है। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन ऑफ ऑल, एजुकेशन एज अ टूल फॉर सोशल जस्टिस, एडवोकेसी फॉर वुमेन एजुकेशन के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया, हायर एजुकेशन पे भी इन्होंने बहुत फोकस किया। और क्योंकि इनको भी स्कॉलरशिप बड़ी मुश्किल से दिल्ली मिली थी, इसलिए इनका मानना था कि और किसी को ये स्कॉलरशिप बहुत आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड में, ठीक है, एजुकेशन को इन्होंने एक टूल बनाया जिससे लोगों को सोशल जस्टिस मिल सके। हायर एजुकेशन पर इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस करा एंड वुमेन एजुकेशन की भी इन्होंने बात करी, और सबके लिए प्रमोशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग दैट अम्बेडकर वॉन्ट टू चेंज इन द सोसाइटी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द अम्बेडकर। एंड लास्टली ये कुछ 4 पॉइंट और है जो आप अगर आपको लिखना चाहें तो अपने
पेपर में लिख सकते हैं, दैट इज़ द हारमनी अमंग डिफरेंट ग्रुप। इनका मानना ये नहीं था कि भाई मैंने तो बुद्धिज़्म अपना ले तो सभी बुद्धिज़्म अपना लें। इनका मानना ये था कि भाई मुझे पता है कि इंडिया में डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्स लोग रहते हैं, सभी को साथ मिलकर रहना ज़रूरी है, ठीक है। और हारमनी बना के मतलब एक दूसरे की बात को सुनना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th आता है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स की भी इन्होंने काफ़ी बात करी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, हमारे जो भी राइट्स हैं उनको सेफ गार्ड करता है, ये सारा काम कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें देता है, ठीक है, जो भी इन्होंने बनाया था। 10th आता है आपका इक्वालिटी एंड जस्टिस। इसमें तो हम डिटेल में पढ़ ही चुके हैं कि किस तरीके से ये जस्टिस और इक्वालिटी की बात किया करते थे। और लास्टली प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, क्योंकि हमें पता था कि हम इंडिया में रह रहे हैं जहाँ पे मेजॉरिटिज़म ज़्यादा है, तो इन्होंने बात करी कि हमारे यहाँ पर जो माइनॉरिटी है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द अम्बेडकर एंड हिज थॉट्स ऑन दी मॉडर्न इंडिया। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। एंड अब हमारी जो यूनिट नंबर 3 है वो ख़त्म हो चुकी है। इसके अंदर जितने टॉपिक्स थे मैंने आपको सारे पढ़ा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपकी यूनिट नंबर 4 चालू कराऊंगी। सो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।